विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल राजनीति विज्ञान के 7वें प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय पर अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय कौन कौन से हैं, उसमें महत्वपूर्ण जितने भी विषय हैं जैसे राज्य है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनका अध्ययन हम करेंगे आज। तो इसके लिए यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषयों को लेकर बहुत सारे दृष्टिकोण भी है और यह एक विवादास्पद प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय कौन है, यानी पात्र कौन कौन है या किस किस को हम मानेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय से अभिप्राय उस इकाई से है जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अधिकार और कर्तव्य प्राप्त हो। दूसरी बात, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा अपने अधिकारों को लागू कराने की क्षमता रखता हो। और तीसरी बात है, जो उस कानून द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य विषयों से सांविधिक अथवा अन्य संबंध स्थापित करने की क्षमता रखता हो और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के निर्माण में किसी न किसी अंश में भाग लेने की क्षमता रखता हो। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय के अंतर्गत हम किसको मानेंगे या कौन कौन हैं, इसमें मैंने जैसे भी बताया कि बहुत सारे विचार या बहुत सारी विचारधाराएं, दृष्टिकोण हमें देखने को मिलते हैं। प्रथम विचारधारा के अनुसार राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय हैं। ओपेनहाइम ने इस विचारधारा का प्रबल समर्थन किया और ये कहा कि क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों की सहमति पर आधारित है, अतः राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुख्य विषय हैं। इस विचारधारा का समर्थन जैसे फ्रेडरिक स्मिथ ने भी किया है, जेएफ विलियम्स ने किया और उन्होंने भी यही माना कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में केवल राज्यों को ही अधिकारिता प्राप्त है, केवल राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के धारक होते हैं। एक सोवियत विद्वान हुए हैं जी.आई. टुंकिन, उन्होंने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम अंतर्राज्य संबंधों को नियमित करते हैं और राज्यों के हितों को प्रभावित करते हैं। राज्यों की पारस्परिक सहमति का परिणाम होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम राज्यों की स्वेच्छा की अभिव्यक्ति भी करते हैं। वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के विधान के अनुच्छेद 34 में इंगित भी किया गया है कि न्यायालय के समक्ष आने वाले मामलों में केवल राज्य ही वादी और प्रतिवादी हो सकते हैं। तो ये पहली ऐसी विचारधारा जिसमें ये मानकर चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय केवल राज्य ही होने चाहिए। दूसरी विचारधारा और है और उसमें कुछ आधुनिक लेखक राज्यों को केवल विधि की कल्पना मानते हैं और उनका मत है कि यथार्थ में राज्य के अधिकार और कर्तव्य उसमें रहने वाले व्यक्तियों के अधिकार और कर्तव्य होते हैं और इन्होंने व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय के रूप में माना। सन 1914 में वेस्टलेक ने लिखा कि राज्यों के कर्तव्य और अधिकार वास्तव में उन मनुष्यों के अधिकार और कर्तव्य होते हैं जिनसे मिलकर राज्य बनता है। तो इन लोगों का ये मानना था कि क्योंकि राज्य व्यक्तियों से मिलकर बना है, इसलिए व्यक्ति है अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय, राज्य नहीं व्यक्ति होने चाहिए। एक तीसरी विचारधारा और है, वो बड़ी संतुलित सी विचारधारा जिसे हम कह सकते हैं और इस विचारधारा के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के मुख्य विषय हैं, परंतु वर्तमान समय में व्यक्ति, गैर राज्य इकाइयाँ तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के सदस्य हो सकते हैं। न्यूरेमबर्ग तथा टोक्यो न्यायालयों ने भी यह नियम प्रतिपादित किया था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में व्यक्तियों का प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायित्व हो सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय कौन कौन से होंगे, उसमें राज्य और व्यक्ति इन दोनों को लेकर भिन्न भिन्न दृष्टिकोण विभिन्न विद्वानों ने दिए हैं। पहले हम राज्य की चर्चा करेंगे, राज्य का अध्ययन करेंगे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रधान विषय या मुख्य विषय माना जाता है।
क्योंकि राज्य ही एक ऐसा केंद्र है जिसके चारों ओर अंतर्राष्ट्रीय कानून का चक्र भी घूमता रहता है। राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व की श्रेणी में आता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उपयोग करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय होने के कारण वे अंतर्राष्ट्रीय कानून के अधिकारों और कर्तव्यों से युक्त होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष अपने अधिकारों के अतिक्रमण का दावा कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रत्येक सभ्य राज्य राष्ट्रों के कुटुंब का सदस्य है और वैध परिभाषा में अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति के नाम से संबोधित किया जाता है। राज्य वे व्यक्ति हैं जिनको विधि के अनुसार अधिकार तथा कर्तव्य प्रदान किए जाते हैं। किसे कहेंगे हम राज्य, या राज्य का क्या अर्थ है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून विभिन्न राज्यों के आपसी संबंधों का नियंत्रण करता है, इसलिए इसके प्रधान विषय राज्य ही बन जाते हैं। और राज्य का अर्थ और परिभाषा के बारे में भी विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं, जिसमें फैनविक ने ये कहा कि जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में समझा जाता है, राज्य एक स्थायी रूप से संगठित राजनीतिक समाज है जिसका निश्चित प्रदेश होता है और जो अपने प्रदेश की सीमाओं में किसी दूसरे राज्य के नियंत्रण से स्वतंत्र रहता है। लॉरेंस की परिभाषा भी महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिन्होंने ये कहा कि राज्य एक राजनीतिक समुदाय है जिसके सदस्य किसी ऐसी केंद्रीय सत्ता की समान अधीनता के बंधन में बंधे होते हैं जिसकी आज्ञा का पालन उनमें से अधिकांश लोग अभ्यास के कारण करते हैं। ओपनहाइम बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के जाने माने विद्वान हैं, जिन्होंने ये कहा कि एक राज्य का अस्तित्व तभी माना जा सकता है जब किसी देश में जनता किसी सरकार की प्रभुसत्ता के अंतर्गत निवास करती है। ओपनहाइम की परिभाषा के अनुसार राज्य के 4 तत्व होने चाहिए: जनता, निश्चित प्रदेश, सरकार और सरकार का संप्रभु होना। तो राज्य के तत्व कौन कौन से हुए? राज्य के तत्व हैं और ये 4 तत्व हैं और इनके बिना एक भी तत्व के अभाव में समुदाय, कोई भी समुदाय हो, वो राज्य नहीं कहला सकता। जनसंख्या, भूभाग, सरकार और प्रभुसत्ता। राज्यों के भी कई श्रेणियां होती हैं राज्यों की, तो राज्यों का वर्गीकरण भी किया जाता है। उसमें हम ये देखेंगे कि जैसे स्वतंत्र राज्य है, स्वतंत्र राज्य किसे कहेंगे? स्वतंत्र राज्य का अर्थ है कि इस वर्ग में हम उन राज्यों को लेंगे जो प्रभुता संपन्न है। राज्यों की स्वतंत्रता का अर्थ आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की स्वतंत्रता से है। एक स्वतंत्र राज्य के निर्णय दूसरे राज्य द्वारा नियंत्रित नहीं होते। अंतर्राष्ट्रीय कानून का संबंध बहुत कुछ ऐसे स्वतंत्र राज्यों से रहता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुसार प्रभु सत्ताधारी कुछ विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों के अधिकारी हैं। उनको अन्य राज्यों को कूटनीतिज्ञ भेजने का तथा उसके राजदूतों को अपने यहाँ लेने का विशेषाधिकार प्राप्त होता है। वे अन्य राज्यों से अपने ही नाम से संधियाँ करते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में पूर्ण समानता के आधार पर मिलते हैं। संक्षेप में, स्वतंत्र राज्य वे राज्य हैं जिनके अन्य राज्यों से संबंधों के बीच में हस्तक्षेप करने वाला कोई तीसरा पक्षकार नहीं होता, अर्थात ये संप्रभु होते हैं जो आंतरिक और बाहरी रूप से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। दूसरे प्रकार के या दूसरी श्रेणी के राज्य होते हैं परतंत्र राज्य। परतंत्र राज्य वैदेशिक संबंधों में सीमित क्षमता रखते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के अपूर्ण विषय है। स्वतंत्र राज्य थे वो तो पूर्ण विषय हैं, लेकिन परतंत्र राज्य अपूर्ण विषय है। ओपनहाइम ने संपूर्ण प्रभुता संपन्न राज्यों को ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय माना है, किंतु वेस्टलेक के अनुसार किसी राज्य के
अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय किसी राज्य को अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय बनाने के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह स्वतंत्र हो। यदि किसी राज्य के आंतरिक तथा वैदेशिक मामलों में कार्य करने की स्वतंत्रता अन्य किसी राज्य द्वारा सीमित कर दी जाती है तो यह पराधीन राज्य होता है। इसे नियंत्रित करने वाले राज्य के साथ इसका अधीनता का संबंध रहता है, जैसे कि 1961 में के पूर्व गोवा पुर्तगाल का वशवर्ती प्रदेश था। तो तीसरी श्रेणी में कौन से आएंगे? वशवर्ती प्रदेश किसे कहते हैं? वशवर्ती राज्य उनको कहा जाता है जो किसी अधीश्वर अर्थात अधिपति के पूर्ण नियंत्रण में रहते हैं। ऐसे राज्यों की स्वतंत्रता पर्याप्त सीमित होती है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से इनका स्थान नगण्य रहता है। ये राज्य अपने घरेलू मामलों में कुछ स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं, किंतु विदेशी संबंधों की दृष्टि से पूर्ण रूपेण दूसरे देश पर वो निर्भर करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में ऐसे राज्यों का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, परंतु फिर भी दूसरे देशों से ये संधि करते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व न होते हुए भी ये दूसरे देशों से संधि करते हैं। आंतरिक मामलों में स्वाधीन होने के कारण ये राज्य आंशिक रूप से संप्रभु भी कहे जाते हैं, किंतु विदेशी मामलों में दूसरे देश के अधीन रहने के कारण राज्यों के परिवार के सदस्य नहीं रह जाते। इसमें कई उदाहरण रह चुके हैं, जैसे मिस्र है, ट्रांसवाल है, बाहरी मंगोलिया है, तिब्बत है आदि। ये इसके महत्वपूर्ण उदाहरण कहे जा सकते हैं। और अगला हम देखेंगे जैसे संरक्षित राज्य। संरक्षित राज्य कौन से राज्य होते हैं? संरक्षक या संरक्षित राज्य वे राज्य कहलाते हैं जो अपनी रक्षा करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं और किसी पड़ोसी शक्तिशाली राज्य से संधि कर उसके संरक्षण में चले जाते हैं। संरक्षण करने वाला राज्य उस राज्य की बाहरी देशों से रक्षा करता है तथा कभी कभी आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर शांति की व्यवस्था करता है। बाहरी देशों से संरक्षित राज्य का संबंध प्रभु या संप्रभु राज्य के माध्यम से होता है। यानी संरक्षित राज्य दूसरे राज्य की शरण में रहते हैं और वो विदेशी संबंध स्थापित करने के लिए अपना जो संरक्षक राज्य है यानी संप्रभु राज्य है उस पर निर्भर करते हैं। संरक्षित राज्य अनेक प्रकार के होते हैं, किंतु इनका रूप निर्बल और प्रबल राष्ट्र के बीच की गई संधि की शर्तों पर निर्भर होता है। संरक्षित राज्य की मान्यता तीसरी शक्ति द्वारा होना आवश्यक है। संरक्षित राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय होता है। संरक्षक राज्य के किसी अन्य देश से युद्धरत होने पर यह आवश्यक नहीं कि संरक्षित राज्य भी उस देश में स्वयं लड़ाई छेड़ दे। संरक्षक राज्य द्वारा की गई संधियां संरक्षित राज्य पर बाधित रूप से लागू नहीं होती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो संरक्षित राज्य है उस पर संरक्षक राज्य द्वारा की गई संधियां लागू नहीं होती है और बाकी इनके संबंध जैसे आपस में क्या शर्तें हुई हैं, क्या संधियां हुई हैं, उस पर निर्भर करता है कि उन्होंने दोनों संरक्षक और संरक्षित राज्यों के बीच में संबंध स्थापित जब किए थे तो उसमें क्या शर्तें रखी थी कि कौन कौन से विषयों को वो स्वीकार करेंगे। तो इस तरह से वशवर्ती राज्य के साथ साथ संरक्षित राज्य भी बहुत कुछ दूसरे राज्यों पर निर्भर करते हैं। और इसी तरह से संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति जब एक से अधिक राज्य मिलकर संयुक्त हो जाते हैं तो उनको भी एक राजनीतिक व्यक्तित्व प्राप्त हो जाता है और अंतर्राष्ट्रीय समाज में उनको एक इकाई के रूप में स्वीकार किया जाता है। अर्थात कई राज्यों से मिलकर बने होने के कारण इनको अंतर्राष्ट्रीय समाज का संयुक्त व्यक्ति कह दिया जाता है। तो संयुक्त व्यक्ति राज्य किसे कहेंगे? जब बहुत सारे राज्य आपस में मिलकर संयुक्त हो जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को एक इकाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो वो
संयुक्त राज्य या संयुक्त व्यक्ति कहलाते हैं। फिर हम देख सकते हैं कि सहराज्य भी होता है। सहराज्य किसे कहेंगे? कभी कभी एक ही क्षेत्र पर दो बाहरी सत्ताओं का संयुक्त रूप से अधिकार हो जाता है, ऐसे क्षेत्र को सहराज्य का नाम दिया गया है। फिर एक और है, वो है, और भी बहुत सारे राज्य हैं जिसमें तटस्थीकृत राज्य, अणुराज्य और बहुत सारे राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। तो राज्यों की कई श्रेणियां हैं। आज हम राज्यों की ये इतनी ही श्रेणियों के बारे में चर्चा करेंगे। बाकी अगला जो व्याख्यान होगा उसमें बचे हुए राज्यों के स्वरूप या कौन कौन सी श्रेणियां हैं राज्य की, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।